Assalamu alaikum everyone. Welcome to Facebook Live PNY Training Show. मैं हूं सुहेरा साजिद और आज आपको वेलकम करती हूं। प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज का इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाती चलूं। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि PNY किस तरह से काम कर रही है। So PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज डील्स अंडर फॉलोइंग एंटिटीज: PNY Trainings, PNY Pink, PNY Advertising. PNY Trainings is Pakistan's best IT training institute. PNY have a facility of online classes, so no matter where are you from, you just need to contact our representative for registration. You can register yourself in digital media marketing, web development, art and design, media production, cyber security and networking, accounts, kits, and many more. Then जो हमारा डिपार्टमेंट है PNY Advertising, it is a digital marketing agency which provide digital marketing and other services to business. So you can advertise your business through this. हमारा जो ये वाली ग्रुप है, यहाँ से आप सब हेल्प ले सकते हैं. देन मेरा मोस्ट फेवरेट, आप सब गर्ल्स का मोस्ट फेवरेट PNY पिंक. और जब बात आती है पिंक की तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि समथिंग रिलेटेड टू गर्ल्स एंड फीमेल्स. सो PNY पिंक इज डीलिंग इन डिफरेंट कोर्सेज रिलेटेड टू सेल्फ ग्रूमिंग एंड मेकअप्स. सो PNY ग्रुप ऑफ कंपनी का जो विजन है वो यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट जो है अपनी फैसिलिटीज दी जाए और आप ऑनलाइन घर बैठे बड़े अच्छे से सब कुछ सीख सकें. आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, वो है क्लाइमेट इफेक्ट्स ऑन अर्थ एंड हाउ वी कैन कोप विद देम. हम किस तरह से उनको डील कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारे साथ जो आज हमारी गेस्ट हैं, बहुत प्यारी सी, उनको देख के वैसे ही दिल का मौसम और सब हालात अच्छे हो जाएं, तो उनको वेलकम करते हैं. यूनाइटेड नेशंस यूथ, आपका थोड़ा यहाँ पे डिटेल. यूनाइटेड नेशन, अगर मैं अलीजा रॉन्ग नहीं तो यूनाइटेड नेशंस यूथ एनवॉय फॉर क्लाइमेट एक्शन. तो जितने भी एक्शंस है क्लाइमेट के वो चेंज होने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं अलीजा अयाज. इनको वार्मली वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सहर, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. आपको देख के तो और तबीयत गादन गादन हो गई. आपके दिन कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, फुल ऑफ वर्क रहा. और जो है थोड़ा सा हमारा सेशन आज लेट भी हो गया बिकॉज जो है हमारे कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, पाकिस्तान के इश्यूज. पहले तो ये बताइए अलीजा, जब से मैं आपसे बात कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी वर्किंग देखते हुए, आपका वर्क मोड देखते हुए. तो मुझे सबसे पहले बताइए कि इस टाइम आप किस कंट्री से बात कर रही हैं? सर अभी मैं फिलहाल रियाद में हूँ, सऊदी अरेबिया में. अपने पेरेंट्स को विजिट करने आई हुई, बट मैं रहती लंदन में हूँ, यूके में. लंदन में रहती हैं. और पाकिस्तान में आपने कितना टाइम स्पेंड किया? तकरीबन 3-4 साल. वहाँ पे मैं अपना हाई स्कूल किया था कराची ग्रामर स्कूल से. ओके, कराची. तो मींस लाहौर का आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं? नहीं, बट लाहौर जरूर विजिट करूंगी इंशाल्लाह. यहाँ से हम आपको सब मिलके जो है अलीजा को हम इनवाइट करते हैं कि आप आइए लाहौर. जो है फूडी हम आपको, ये तो मौसम भी आजकल बड़ा अच्छा है, आपके आने से और अच्छा हो जाएगा. तो हम चाहेंगे आप ये जरूर विजिट करें. अलीजा, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले, जो पहले हम हैं अपने टॉपिक पे तो हम आएंगे ही. पहले तो बताइए कि आपने बताया कि आपका जो है ज्यादा टाइम पाकिस्तान से बाहर गुजरा. आप बताइए कि आपकी जो स्टडीज हैं वो उसका जब मेजर पार्ट वहां से था, आपने डिफरेंस क्या देखा, थोड़ा सा ये बताइए पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर. बिल्कुल. मैं काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में ग्रो अप हुई हूँ. तो मिडिल ईस्ट में, रियाद में, लंदन में, मनामा में, कराची में, और काफ़ी मूव होते रहे क्योंकि मेरे अब्बू आर्किटेक्ट हैं. तो जब ये न्यू प्रोजेक्ट मिलता था तो हम मूव अराउंड होते थे. तो काफ़ी तकरीबन 6-7 डिफरेंट स्कूल्स में मैं गई हूँ. और ऑब्वियसली प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में जो फ़र्क होते हैं, डिफरेंट एजुकेशन लेवल होते हैं, और इसके साथ जो टफ होते जाते हैं, चैलेंजिंग हो जाता है. एक मेरा पाकिस्तान में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान में ये फ़ायदा है कि काफ़ी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है और आपको वाकई में हर तरह का स्पोर्ट खिलाते हैं. और हर तरह के आई थिंक शौक होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के. तो जो कराची ग्रामर स्कूल में जहाँ थी वहाँ पे मैं हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ सकती थी, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फ्रेंच हो या आर्ट. और ये मौका दुबई में नहीं था, और ये इसीलिए मैंने फैसला लिया था कि मैं दुबई से मैं आऊँ कराची और मैं वहाँ पे अपने 2 साल अपने हाई स्कूल की गुजारूँ. मेरे कजन्स भी कराची ग्रामर स्कूल में थे. मैंने बहुत सुना था पाकिस्तान की एजुकेशन के बारे में,
और हाँ, पाकिस्तान में काफ़ी कमियां हैं, कुछ गैप्स हैं कि हमारी लोड शेडिंग है या हमारी फैसिलिटीज़ बेस्ट नहीं है, हमारे मेडिकल लैब्स इतने एडवांस नहीं है, बट उतनी ही हमारी खूबियां हैं जितनी जितनी खामियां हैं, और आई थिंक उन खूबियों पे हम काम करके हमारी जो जनरेशन है और यूथ वो बहुत टैलेंटेड है और टन ग्रो हो रहा है। लंदन में ऑब्वियसली मुझे ये फ़ायदा है कि यूनिवर्सिटी लेवल में मुझे हर तरह का जो मेरा इंटरेस्ट है मैं उससे एक प्रोफेशनल लेवल पे भी मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो जैसे मुझे मेरा इंटरेस्ट हेल्थ और क्लाइमेट में है, मैं इतनी यंग एज में मैं यूके गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हूँ, और तो इस मुझे तरह के आपको मौके सुन के बहुत मजा आ रहा है। मुझे कह रही थी अलीजा कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, और मैं और मुझे इतनी क्यूट लग रही थी जब ये कह रही थी, और माशाल्लाह कितना अच्छा बोल रही हैं। आपको बोलते हुए सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि अलीजा क्या रीजन है कि हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में इतना इंटरेस्ट कैसे, ये मतलब एक स्टार्ट से ही आपके माइंड में था कि मैंने ये करना है, या कुछ ऐसा हुआ कि जिसने आपको इस साइड पे डाइवर्ट कर दिया और आपने कहा कि नहीं अब मुझे यही करना है? जी, आई थिंक काफ़ी डिफरेंट इंटरेस्ट थे। जब छोटी थी तो आर्टिस्ट बनना था, एक्ट्रेस बनना था, सिंगर बनना अच्छा, था, बट ओके। हाँ, हर तरह का शौक था। बट हुँ, अम्मी मेरी डॉक्टर हैं, शी इज़ अ पल्मोनोलॉजिस्ट एंड शी लीड्स द माशाल्लाह। कोविड रिस्पॉन्स, तो वो कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं। और बचपन से हुँ, मैंने उन्हें मेहनत करते देखा है, और देखा है कि पेशेंट्स उनसे कितने ग्रेटफुल होते हैं, उनका कितना शुक्रिया अदा करते हैं। उनका हुँ, काम काफ़ी इंटेंस है, ऑब्वियसली ज़िंदगी और डेथ के उसके बॉर्डर में उनका होता है, आईसीयू पेशेंट्स को भी ट्रीट करती हैं। हुँ, और मैं जब मूव अराउंड हो रही थी पाकिस्तान में, लंदन में, रियाद में, मैंने देखा कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है, और हमारा हुँ, इन्वायरमेंट भी डिफरेंट है, डिफरेंट आलूदगी के जितने लेवल्स होते हैं वो भी डिफर करते हैं। तो मुझे हुँ। लगा मुझे इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट है, नेचुरली मुझे एक इंटरेस्ट है जो, और इसमें मुझे चाह रही थी कि मैं परस्यू करूँ और टेंजिबली कोई डिफरेंस क्रिएट करूँ। राइट। मैं साथ-साथ में ना एक्चुअली कमेंट्स में देख रही हूँ आपको अहमद मंजूर साहब हैं, वो मोस्ट वेलकम कह रहे हैं, और सर हमारे आप अगर नहीं आते तो हमें आपसे जाके ये वेलकम कहलवाना पड़ता, बट अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गए और आपको मोस्ट वेलकम कह रहे हैं। हमारे बड़े अच्छे सर हैं, इनके साथ भी हमारा जो है सेशन बड़े यहाँ पे रहते हैं मज़ेदार किस्म के। और इसके साथ हैं असद खान, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी, आपको हाईली अप्रिशिएट कर रहे हैं। रिफ़ा साजिद कह रही हैं माशाल्लाह। आप सब लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अलीज़ा हमारे साथ हैं फॉर वन और आप कुछ भी पूछना चाहें, आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ आपका कनेक्शन करवाने के लिए। अहमद मंजूर साहब बहुत स्माइल दे रहे हैं और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा ऐसा है अलीज़ा कि अ, ये बताइए कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो एक क्लाइमेट का चेंज है, वो काइंडली डिस्क्राइब कीजिए, बिकॉज़ आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, आप इस चेंज की विटनेस हैं। पहले तो एक डिफरेंस बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक डिबेट होती है बड़ी कि जब हम ये अभी आपने देखा कोविड का एक टाइम पीरियड था, तो इसमें कि वो हर कंट्री में जो रेशो डिफरेंट थी पेशेंट की, तो उसमें कहा जाता था कि इसका क्लाइमेट का बड़ा अमल दखल है ये। तो इस पे थोड़ा आपसे हमें चाहिए एक फाइनल इसके बारे में कि क्या वाक़ई ऐसा है? और ऐसा है तो किस हद तक है? ये क्लाइमेट चेंज का कितना जो है इफ़ेक्ट है, किसी भी ह्यूमन पे और किसी भी मुल्क के रहने वाले लोगों? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज आ जाते हैं, कोविड का और एक क्लाइमेट का ऑब्वियसली। तो क्लाइमेट का ऑब्वियसली काफ़ी फ़र्क है, ये कि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, यूके भी छोटा सा मुल्क है, बट अगर आप दोनों कंट्रीज़ की आप देखें कि इंडस्ट्रीज़ किस तरह की हैं और कितनी आलूदगी पैदा करती हैं, कितनी ग्रीन हाउस या कार्बन एमिशंस पैदा करती हैं, तो यूके का तकरीबन 10 टाइम्स मोर है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। बट गुड न्यूज़ ये है यूके के लिए कि उनके पास वो एडवांस डेवलपमेंट है कि वो अपनी कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, उनके पास वो कन्वर्टर्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, जबकि पाकिस्तान अब भी ऑयल और गैस पे रिलाई करती है अनफॉर्चुनेटली। तो हम इवन दो हमारी जो गवर्नमेंट है काफ़ी कमिटेड है क्लाइमेट चेंज में, हमारा प्रोग्रेस काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और हमारी काफ़ी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। मसलन कि कोविड की वजह से जो गवर्नमेंट का सारा अटेंशन है, कम्युनिटीज़ का सारा अटेंशन है, वो इस बीमारी की तरफ हो गया। ये पैंडेमिक एक अर्जेंट सिचुएशन है, और वाकई में इस पैंडेमिक का भी जो ताल्लुक है वो क्लाइमेट चेंज ज़रूर है, क्योंकि जो आलूदगी होती है या स्मॉग होती है स्पेशली लाहौर में, वो हम अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है और कोरोना वायरस के लिए आसान बना देती है कि आपकी बॉडी में जाके आपको सिम्टम्स कॉज करें। तो राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्वियसली आपको उससे सिवियर फैटेलिटी हो उससे, बट ये होता है कि आपके चांसेस जो होते हैं इसके वो बढ़ जाते हैं। और अगर कोविड की बात आती है, फिर आई थिंक फर्दर क्लाइमेट से रिलेटेड ये हो जाता है कि इस पे और रिसर्च की ज़रूरत है।
बट डेटा रिलायबिलिटी का इशू आ जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि एक जो लाइव अपडेटेड डेटा चाहिए होता है मैं हर सिटी से, वो मौजूद नहीं है। फिलहाल सिर्फ प्रोविंशियल डेटा होता है, तो वो थोड़े बहुत एस्टिमेट होते हैं, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से सही चल रहे हैं, बट इससे भी बेहतर हो सकता है। उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्लाइमेट से रिलेटेड कितनी डेथ्स होंगी, कोविड से रिलेटेड कितनी डेथ्स होंगी। तो डेटा रिलायबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट। अच्छा, यहाँ पे ये बताइए, भी आपने कहा कि ये जो क्लाइमेट का और ये कोविड का रिलेशन इम्प्रूव कैसे किया जाता है? अभी आपने कहा ना कि इम्प्रूव किया जा सकता है, थोड़ा सा इस बारे में, क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन एक है मेस वाली, मतलब सब कंफ्यूज्ड भी हैं, और फिर उस सब में कंफ्यूजन का शिकार होने के बाद हाइपरनेस क्यों आ जाती है, और वो बड़े ही पैनिक सी सिचुएशन है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। अभी तक किसी को 1 साल तो हो गया है सब कोरोना को डील करते हुए और ईच एंड एवरीथिंग, बट अभी स्टिल किसी को ये नहीं पता कि राइट डायरेक्शन क्या है, तो इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो ये काइंडली बताइए। बिल्कुल, इस पे मैं फ़िलहाल रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं मास्टर्स कर रही हूँ लंदन में, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, इसका नाम अप्लाइड इन्फेक्शियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी है। तो मैं इन सारे जो खबरें हैं, इन सारे डेटा को मैं लाइव पढ़ती हूँ और इसे प्रोसेस करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्टर को भी हम अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं और उनको उनकी मदद करते हैं कि वो ये देख सकें कि वो अपना कोविड रिस्पॉन्स किस तरह इम्प्रूव करें। आई थिंक इसमें काफ़ी डिफरेंट एरियाज हैं, जैसे कि नंबर 1 आपने मेंशन किया जो पाकिस्तान के एटीट्यूड्स हैं और पाकिस्तानियों की जो एक्सेस है कोविड-19 की टेस्टिंग के मसलन आप देखें। आई थिंक काफ़ी जो हमारी पॉपुलेशन है जो कि स्पेशली सिटीज़ में नहीं होती, उनको तो एक्सेस भी नहीं होता कि वो कोविड-19 की टेस्ट करवाएं, और उनको ये अवेयरनेस भी नहीं है कि जो कोविड कितना सीरियस होता है इन कंपैरिजन टू एक नॉर्मल फ्लू। तो वो तो इसको एक छोटी सी बीमारी समझ के जो ना इग्नोर कर देते हैं। तो तकरीबन अगर 20% अगर पॉपुलेशन इफेक्टेड है सिटी से बाहर, वो रिपोर्ट ही नहीं होती, और हम उसको स्टडी नहीं कर पाते कि उनके क्या जो ना अंडरलाइंग कंडीशंस हैं। शायद उनका पानी साफ नहीं है, उनके घर बहुत छोटे, तो वो सब एक साथ हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम काफ़ी गैदर हो जाती है, इवन दो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपने पूरी बेस्ट एफर्ट्स कर रही है सिटीज़ में, बट ये डिस्पैरिटी आ जाती है। फिर आई थिंक काफ़ी लोगों को खौफ भी है जब कोविड टेस्टिंग की बात आती है, उन्हें डर लगता है हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग आते हैं वो बीमार होते हैं, और अगर आपने ज़रा सी भी 2 मिनट आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की तो आपको बीमारी लग सकती है। तो ये भी एक फेयर है। तो अच्छा, एक और असद कह रहे हैं यहाँ पे जी, साथ साथ में कमेंट्स भी जो है वो ऐड करती जाती हूँ, दरख्त उगाएं नस्लें बचाएं। तो ये किस हद तक जो है, बात तो ठीक है, ट्रीज नो डाउट हमारा जो एनवायरमेंट क्लीन करने में उनका बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट रोल है, कोविड से इसको हम किस हद तक रिलेट कर सकते हैं? आई थिंक कोविड से रिलेशन इसका काफ़ी स्लो है और वीक है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जो हम जितने भी दरख्त उगाते हैं उनको तकरीबन एटलीस्ट 20 ईयर्स लगते हैं, 20 साल लगते हैं कि वो अपने फुल ऑप्टिमम ग्रोथ पे जाएं और उस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को अंदर लेके फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें। तो उस बैलेंस को एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन काफ़ी अच्छी है, बट अगर अभी 100 दरख्त भी उगाए तो उन्हें काफ़ी साल लग जाएंगे कि वो जब तक ना कुछ लिंक करें। पर आई थिंक लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है और हमें कर लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म सिचुएशन, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे इग्नोर करें। बिल्कुल 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 ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, एक जो भी मैंने बात की बिहेवियर की और पैनिक सिचुएशन की, मुझे बताइए पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर ये जो कोविड और ये जो हमारे एनवायरमेंट में जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, लोगों के रिएक्शन क्या सेम ही है या डिफरेंट है, ये आप काइंडली बताएं। जी ज़रूर, आई थिंक काफ़ी डिफरेंट है हर जगह। शुरू में जब कोविड शुरू हुआ था तो आई थिंक लंडनर्स काफ़ी डर गए थे, सब बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन रूल्स को फॉलो कर रहे थे, और बहुत परेशान थे कि इस तरह की बीमारी हमने प्रिडिक्ट किस तरह नहीं की और इतनी जल्दी कैसे फैल गई, क्योंकि सबसे पहले ये चाइना में शुरू हुई थी और आई थिंक पाकिस्तान में उस वक्त आया भी नहीं था कोविड, लंदन में पहले पहुंच गया था। तो आई थिंक ये काफ़ी एक मिस्ट्री थी, लोग बहुत डर गए थे और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गया था। फिर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा पहला लॉकडाउन ख़त्म हुआ तकरीबन मार्च में, और जब चीज़ें खुलने लगी तो एक तरह का सुकून आया लोगों को कि कि हम बैलेंस कर सकते हैं बोथ लॉकडाउन को और बीमारी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। फिर से केसेस फिर से राइज हुए बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव, और उस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली जो लंदन पॉपुलेशन है वो काफ़ी फेड अप हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि हम अपनी सारी एडवांसमेंट के साथ
भी जितनी रिसर्च है उसके साथ भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और जो गवर्नमेंट है लंदन में वो भी काफ़ी फ्लक्चुएटिंग डिसीजंस लेती है, कभी लॉकडाउन कहती है हाँ, कभी नहीं, कुछ शहरों में लगाती है, कुछ में नहीं। तो जो लंदन पॉपुलेशन है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई है। और एक ग्रुप भी है इनफैक्ट जो कि कोरोना में यकीन नहीं करता, बिलीव नहीं करता फॉर डिफरेंट रीजन। अच्छा, ये पाकिस्तान से बाहर भी ऐसा है कि एक जी ग्रुप है जी जो, जी। ओह माय गॉड, हम अकेले नहीं हैं जी, पाकिस्तान से बाहर भी ऐसा कुछ और। हमें लगता था कि शायद पाकिस्तान में ही एक ग्रुप ऐसा है कि जो कहता है कि नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, हर अच्छा, जगह बल्कि मौजूद है। अच्छा, अगर हम परसेंटेज के लिहाज से देखें तो कितने परसेंट लोग वहां पे यकीन नहीं रखते, ताकि हमें अंदाजा हो कि कितनी क्वांटिटी में वो लोग हैं जो सीरियस नहीं ले। आई थिंक 20% तो हैं ऐसे लोग। और जब बल्कि अगर आप लंदन की स्ट्रीट्स पे जाएं तो काफ़ी लोग पब्लिकली जो ना माइक्रोफोन पे कह रहे होते हैं कि मैं जो ना है हॉस्पिटल से नर्स हूँ, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं बता सकता हूँ कोरोना एक बीमारी नहीं है। ओह माय तो इस तरह गॉड। का काफ़ी इंक्रीज हो रहा है और काफ़ी कैंपेन्स अच्छा, हो रही हैं बहुत। 20% लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि बिलीव नहीं करते। पाकिस्तान में तो रेशियो इससे कहीं ज्यादा है जो नहीं बिलीव करते। फिर एक ग्रुप ऐसा है जो बिलीव तो करता है कि कोरोना है, बट फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की केयर नहीं, मिलते मिलते हग करके ओके शेक हैंड, मतलब वो जो एक चीज है उससे मानते हैं, बट वो ये इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अभी तक नहीं अपना सके। क्या आप समझती हैं कि ये एक बड़ी रीजन है इस सेकेंड वेव की? जी, आई थिंक सो, बिल्कुल। आई थिंक हमारी अपनी फेलियर्स एज ह्यूमंस कि हम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनसे फॉलो नहीं कर पाते। और आई थिंक हम अपने ही अपनी अपनी लाइफ में इतने गुम हो जाते हैं, चाहे वो खाना पीना हो या मिलना हो किसी से, कि हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए, साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। बाहर अगर आप जा रहे हैं सामान लेने तो पूरी फैमिली को करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक बंदे को भेजें, 2 बंदे को भेजें। ये सब जा रहे होते हैं एक साथ, चाय पीने जा रहे हैं, भाई गाड़ी में सब भर के जा रहे हैं, डिफरेंट खानदान के लोग, हाउस मिक्सेस हो रहे हैं। तो आई थिंक ये डेफिनेटली आई थिंक इज द बिगेस्ट कॉज, क्योंकि शुरू में जैसे कि आप भी जानते हैं कोविड काफी कंट्रोल हो गया था पाकिस्तान में, और पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट रिस्पांस था पाकिस्तान का और स्विट्जरलैंड का, काफी कंट्रोल हो गए थे। बट आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जब वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और ये सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स काफी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बताइए, ये तो हमने जो क्लाइमेट का इफेक्ट है इंसानों पे वो कैसा हम डिस्कस करें, अर्थ पे, इस जमीन पे उसका कितना इफेक्ट है? बहुत ज़्यादा। आई थिंक फ़र्क ये है कि जो ज़मीन पे जो फ़र्क है वो पहले पड़ता है और फिर ह्यूमंस पे। और इसका ये है कि ह्यूमंस पे जो फ़र्क पड़ता है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड होता है और आपके खाने पीने वगैरह से। और वो ये इसलिए क्योंकि वो इफेक्ट अर्थ पे पड़ता है। तो आपकी सबसे पहले जो ये होती है कि आपकी जो ज़मीन पे वाटर टेबल होता है और जो नेचुरल वाटर होता है वो पूरी तरह ड्राई हो जाता है। तो हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, तो चाहे हमें वो चावल हो या वीट हो, जो भी है, कॉर्न हो, तो उसे उगाना एक मुश्किल हो जाता है। हमारी इंडस्ट्री पूरी स्टेक पे है और जितने गरीब लोग हैं वो तो इस पे डिपेंड करते हैं, एज द फर्स्ट सोर्स। वो दुकान थोड़ी जाते हैं बल्कि खुद ही बना के वो जो ना खाते हैं, तो उस पर रिलाई नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात ये है कि जो वेल्स में पानी है वो खुश्क हो जाता है। जैसे इंटीरियर सिंध है, वहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो टैप्स थोड़ी होते हैं, वो वेल्स होती हैं। और जब वो वेल्स ही खुश्क हो जाती हैं फॉर बिकॉज ऑफ एवरेज टेम्परेचर 40 to 50 डिग्रीज, वो सब इवेपोरेट हो जाता है। जब आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं पाकिस्तान में, तो जो हमारे रिवर्स हैं उसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो होता है, जो आपका लेवल होता है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है सडनली, और सैलाब आ जाता है जो है ना डिफरेंट एरियाज में जो साथ साथ कम्युनिटीज होती हैं। और हम जानते हैं नॉर्दर्न एरियाज में काफ़ी कम्युनिटीज जो है ना रिवर के साथ साथ रहती हैं ताकि वो आराम से वाटर को एक्सेस कर सकें अपने, चाहे वो कपड़े धोने के लिए हो, चाहे वो पानी पीने के लिए हो या सफाई के लिए। तो एकदम से जब सैलाब आते हैं तो ऑब्वियसली उनके सारे घर वगैरह खराब हो जाते हैं और इस पानी से काफ़ी कॉलरा जैसे और डायरिया जैसे बीमारी भी फैलती हैं। फिर ये होता है कि इतनी सारी बारिश के बाद, इतनी ज्यादा जब पानी बढ़ जाता है उसके बाद ड्राउट भी आता है, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है। तो ये टेम्परेचर्स आई थिंक फ्लक्चुएट हो रहे हैं और जमीन को काफी फर्क पड़ रहा है। हमारे टेम्परेचर्स भी ईयर बाय ईयर बढ़ गए हैं। ये तो देखिए हमें ये पता चल गया अब ये कि हो क्या रहा है। आप क्या समझती हैं, अगर ये जिस तरह से हो रहा है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आने वाले 5 देखिए 1 साल कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं चला। और पाकिस्तानी लोगों का ह्यूमर तो सलाम है उसको,
जो इनके अंदर एक ह्यूमर एलिमेंट है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोरोना की केक्स कट कर रहे हैं। तो ये आप देख लें कि 1 साल गुजरते हुए पता ही नहीं चला कि कितना जल्दी से ये टाइम गुजर गया। अब बताइए कि आने वाले जो 5 साल हैं, अगर इसी तरह से सब कुछ जो चल रहा है, इसी तरह से चलता रहेगा, कहाँ होंगे हम 5 साल के बाद? आई थिंक 5 साल में अगर हम इसी तरह चलते रहे तो पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब होंगे। नंबर 1 रीज़न ये है कि हमारे पास पानी नहीं होगा। हमारे पानी पूरी तरह खुश्क हो चुकेगा और हम पानी जो है स्टोर भी नहीं कर सकते, वो इवैपोरेट हो जाता है, एक नेचुरल ऐसी चीज़ है। एंड पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, जहाँ पे पानी की कमी है, और स्पेशली पीने के लिए, ये भी नहीं कि जो सिर्फ सफाई के लिए। और हमारी जो आई थिंक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो तकरीबन 60% इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ये भी पूरी तरह आई थिंक फेल हो सकती है। बट जैसे कि हम देख रहे हैं, जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो इंक्रीजिंगली फोकस कर रही है क्लाइमेट चेंज और हेल्थ के इफेक्ट्स पे, और वो इस वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो आई थिंक अगर हम इस पे फोकस कंटिन्यू रखें विद इन द नेक्स्ट 2 years, वो 2 साल हमें बता सकते हैं कि हम 5 साल की पोजीशन इतनी ही बुरी होगी या थोड़ी कम बुरी हो जाएगी। बट सच ये है कि हम साथ साथ में कमेंट्स भी ऐड करती जाती हूँ, बिकॉज जो है सब बहुत वेट कर रहे थे आपका कि कब आई अलीजा और हम सारे सवाल पूछे इनसे। अच्छा, यहाँ पे जी मोहम्मद मुनीर साहब कह रहे जबरदस्त, थैंक यू सो मच जी, आप सुनते रहे, कुछ पूछना चाहें पूछ लें। रिफत कह रही है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अरे वाह, थैंक यू सो मच। अहमद मंजूर साहब पूछ रहे हैं, वी हैव हर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट द क्लाइमेट इज चेंजिंग एज hotspots getting hotter or colder, this change coming around the globe, what do you think about that and what is the reason behind it? Very good question. I think यही reality है कि there's no country in the world that is not experiencing climate change, और हर एक country affect हो रही है। Obviously हमारी जो पाकिस्तान geographical location है equator के पास है, तो it's more at a higher risk। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन है हमारे क्लाइमेट सिस्टम के लिए, और उसके इफेक्ट्स हैं वो रिवर्सिबल हैं। हमारी एनुअल एवरेज इकोनॉमिक लॉसेस होंगे क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से, और हम जैसे कि अगर कंपेयर करें 1998 और 2017 के दरमियान 1.3 मिलियन पीपल इसमें जो है इंजर्ड हो चुके हैं गर्मी की वजह से। वो हीट वेव्स हैं, स्पेशली जैसे कराची में आप लोग हर साल हम लोग सुनते हैं कि हीट वेव की वजह से इतने लोग मर चुके हैं। हमारे जो ग्लोबल तो हमारा जो ग्लोबल एम है जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वो ये है कि हम तकरीबन $100 बिलियन हम लोग मोबिलाइज करें, स्पेशली लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। उसमें से सिर्फ एक प्रोपोर्शन पाकिस्तान को मिलेगा जो कि इनफ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो पाकिस्तान को अपनी खुद ही कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए। तो जो यूनाइटेड नेशंस का गोल नंबर 13 है वो यही है कि हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करें और अर्जेंटली टैकल करें। अच्छा, ये भी जो बात कर रहे हैं ना कि ये जो हम स्टेटमेंट सुनते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, अभी मैं उस साइड पे भी आऊंगी कि जो गवर्नमेंट का इसके अंदर कितना अमल दखल है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, हर साल हम सुनते हैं फ्लड के बाद किसी भी तरह के कुछ ऐसे हैपनिंग हो जाएं, जैसे अभी कोविड है या कुछ भी ऐसा है। बच्चे, कोविड तो एक ऐसी चीज थी कि जो वेरी फर्स्ट टाइम सारी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया। जैसे अभी हीट वेव की बात हुई है कराची में, सिंध में, ये एक ऐसी चीज है जिससे हर साल हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर ऐसा होना है, फिर भी उसके लिए उस तरह से इंतजाम क्यों नहीं होते? हमें पता है कि फ्लड अभी ये जो आएगा सीजन, मानसून का सीजन होगा, उसमें ऐसा होगा पाकिस्तान में। देन ये भी जैसे हीट वेव की बात हो रही है, फिर भी हम इस तरह रेडी होते हैं कि हाँ हीट वेव आ रही है तो इतने लोगों ने मरना है। फिर हम ऐसे होते हैं हाँ सैलाब आने वाले हैं तो अब हमने ये तैयारी करनी है कि उसकी बर्बादी को कैसे संभालना है। उस तबाही से बचने के लिए क्यों इंतजाम किए नहीं जाते? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। अनफॉर्चुनेटली ये काफी रियलिटी है पाकिस्तान में कि हम पता तो सब कर लेते हैं, हमारे रिसर्चर्स अब इतने एडवांस हो चुके हैं, पर हम उसकी प्रिकॉशंस नहीं ले पाते। आई थिंक इसका मेन मसला यही है कि हमारे इनहेरेंटली गवर्नमेंट बहुत डिवाइडेड है और बहुत करंट इश्यूज से डील कर रही है। हमारे फ्रॉम करप्शन टू ब्यूरोक्रेसी टू हमारे जो मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं सीवेज बोर्ड के लिए, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी इकॉनमी, वो कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारी ऑन गोइंग जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज होती रहती हैं बार बार।
और जब एकदम से इमरजेंसी का टाइम आता है, जैसे सैलाब आ रहा है, हीट वेव आ रहा है, हमारे पास रेडिली कैश अवेलेबल नहीं है कि हम एक प्रोविंस को दें, एक शहर को दें कि आप अपने जो रेजिडेंट्स को हेल्प करें और आप टेंट लगाएं, टैप लगवाएं और इमरजेंसी कैंप आप स्टेबल करें. यूजली बहुत लेट हो जाता है. तो आई थिंक हमारी एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए विद इन एवरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि इस मसले को डील कर सके. राइट. अच्छा बताइए कि अभी हम जो बात कर रही हैं कि जो क्लाइमेट के इफेक्ट्स हैं और सब, गवर्नमेंट की साइड पे आते हैं थोड़ा सा. गवर्नमेंट किस हद तक इसमें सपोर्टिव है, किस हद तक गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे, और क्या इसको उतना सीरियस लेके इस पे काम किया जा रहा है जितना सीरियस लेने की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल. आई थिंक पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर्सनली क्लाइमेट चेंज को काफ़ी सालों से निगलेक्ट कर रही थी. पर्सनली आई थिंक पिछले 2 साल में थोड़ा बहुत काम हुआ है और अब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे आई थिंक ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं. स्पेसिफिकली द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और पाकिस्तान एनवायरनमेंट ट्रस्ट जो कि डिफरेंट क्लाइमेट एक्शन सोल्यूशंस को देख रही हैं, चाहे वो ये हो कि रिफॉरेस्टेशन हो या कार्बन सीक्वेंसिंग हो, और इसके लिए काफ़ी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसे प्रोसेस कर रही हैं. तो हमारी पाकिस्तानी डिस्पोरा जो कहीं भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, यूनाइटेड किंगडम में, वो मिलके अब हैंड्स ऑन एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी रोल आउट कर रही हैं. मैं बात कर रही थी हमारे यूनाइटेड नेशंस के वॉइस उस्मान मंजूर जो कि प्रोग्राम ऑफिसर हैं और लाहौर में बेस्ड होते हैं, बल्कि तो मुझे बता रहे थे कि उनके पास ज़्यादा लोग नहीं थे जो कि स्पेशलाइज थे इस चीज़ की डेटा एनालिसिस को देखने के लिए, क्योंकि जब हम क्लाइमेट चेंज का टॉपिक आता है तो क्लाइमेट चेंज की अपनी ही रिसर्च होती है और उसी तरह का डेटा एनालिसिस होता है जिसमें हम डिफरेंट रेट्स देखते हैं, डिफरेंट फ्लक्चुएशन देखते हैं रोजाना. तो आई थिंक उस जगह जब हम अपनी रिसोर्सेज डालेंगे और लोगों को बुलाएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब ही हमारे पास अच्छी सॉल्यूशंस आएंगी और चेंज दिखेगा. अच्छा मुझे बताइए अलीजा, कितने साल हो गए हैं आपको इस तरह से हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पे काम करते हुए? तो अभी मैं सिर्फ 22 ईयर्स की हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में गए हुए अब मुझे 4 साल हो गए क्योंकि मैंने 3 साल का मास्टर्स किया. अच्छा, पहली गर्ल है जिन्होंने वो खटाक से अपनी एज बता दी. मैं जी नहीं. हाँ, तो 3 साल मैं अपने अंडर ग्रेजुएट में थी और अब मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ. तो मैं पहले साल में तो मैं बस नॉर्मल एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की तरह थी, खूब मजे कर रही थी. फिर मैंने नोटिस किया कि क्लाइमेट चेंज और हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में एक्शन मैं ले सकती हूँ, मेरे पास ये एजुकेशन भी है, ये प्लेटफॉर्म भी मौजूद है. फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मैंने इसे शुरू किया, खुद ही इंडिपेंडेंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्लाइमेट एक्शन सोसाइटी के नाम से. फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रिकग्निशन मिली BBC से, द गार्डियन से, UK पार्लियामेंट से. फिर मुझे एक ऑफिशियल रोल मिला और इसकी मैं जद्दोजहद करती रही. इवन मैं फुल टाइम स्टूडेंट थी तो काफ़ी मुश्किल हो जाता था बैलेंस करना पढ़ाई के साथ साथ, बट एक टीम भी रिक्रूट की थी और आहिस्ता आहिस्ता हम आज यहाँ आ गए. माशाल्लाह. और आई डोंट थिंक कि इतना सीरियसली मैंने कभी किसी को काम करते हुए देखा, और स्पेशली यंग जनरेशन में से. आप क्या समझते हैं? अभी हम गवर्नमेंट का पार्ट तो डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट सपोर्टिव है या नहीं. हम जो कि नेशन है, कितना आप समझती हैं कि इस चीज को सीरियस लेके हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की, अपनी हेल्थ की अगर केयर कर भी रहे हैं तो अपने सराउंडिंग की, क्लाइमेट चेंज को समझते हुए कितनी केयर कर रहे हैं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है अपनी, हम जो एज अ नेशन? आई थिंक एज अ नेशन सवाल बहुत डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जब लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है ये एक बहुत बड़ा गोल है, पूरी दुनिया के लिए एक इशू है. मैं एज एन इंडिविजुअल मैं के लिए क्या कर सकती हूँ? और मैं भी यही सवाल अपनी तरफ से पूछती थी कि मैं सिर्फ एक यंग लड़की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ. मैं ना ही मेरे पास पैसे हैं, ना ही मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ जिससे मैं इम्पैक्ट करूँ. बट मुझे एहसास हुआ, आई थिंक सबका जो आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिविजुअल एक्शन होता है उसे जब हम कलेक्ट करें, कंबाइंड इफेक्ट, वही हमें इसकी ज़रूरत है. तो पर्सनली जैसे अपने लाइफस्टाइल में हम काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं. रिसाइकलिंग मसलन, जब हम कूड़ा फेंकते हैं अपने घर में तो जो प्लास्टिक की बोतल है उन्हें सेपरेट फेंकना चाहिए, जो इनएडिबल फूड होता है उसे सेपरेट रखना चाहिए. फिर कम से कम नए कपड़े खरीदे. हमें बहुत शौक है पाकिस्तानियों को नए कपड़े बनाने के लिए, बट इसमें जब हम और कपड़े यूज करते हैं तो उसमें कार्बन कितनी यूज होता है और उसको जलाने में. जब आप स्टोर्स में जाते हैं, अब आई थिंक काफ़ी स्टोर्स पाकिस्तान में उन्होंने अब पेपर बैग्स शुरू कर दिए, बट शुरू में काफ़ी शॉपिंग बैग्स प्लास्टिक के होते हैं और अब भी प्लास्टिक के होते हैं.
प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत बुरा है, वो आपके जब समुद्रों में जाता है वो काफी फिश के उनकी क्लॉग कर देता है, सफोकेट कर देता है, फिर आपकी ट्रीज पे भी जाता है, उन्हें भी इफेक्ट करता है। तो ये थिंक आहिस्ता से जो चेंजेस हैं अपनी अपनी सफाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ये चेंजेस मुश्किल तो हैं, आपको काफी एक्टिवली कॉन्शियस होना पड़ेगा, बट देयर वर्थ इट इन द एंड। पहले तो हम देखते थे कि शॉपिंग बैग्स के साथ ऐसा हो रहा है, जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स हैं, अब हम देखते हैं वही चीज मास्क के साथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टार्ट हमें खुद से लेने की जरूरत है कि हम खुद जो है इसमें पहले पार्टिसिपेट अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करें, देन हम जो है। अच्छा ये बताइए, अभी हम ये भी बात कर रहे हैं, आपने यहाँ और वहां देखा, आपने क्या डिफरेंट नेशंस में ये जो टेक केयर वाला एलिमेंट आपने इसी तरह से डिफरेंट देखा कि जैसे पाकिस्तान हम बहुत ज्यादा मेंशन करती हैं, अभी जैसे मुझे सुन के बहुत हैरत हुई कि वहां पे भी ऐसा लोग हैं पाकिस्तान से बाहर भी जो कोविड को नहीं मानते, कोरोना को सीरियस नहीं लेते, कहते हैं कि तो कोई है ही नहीं डिसीज ही नहीं। तो इसी तरह से बताइए, सब जो देखने वाले हैं उनको बड़ी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि कल से जब से हमने पोस्ट किया था तो क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे। सब लोग ये समझते हैं, माइंडसेट ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बेसिकली इरिस्पॉन्सिबल हैं, एसओपीज भी ज्यादा फॉलो नहीं करते, और देन अभी जो हम बात कर रहे थे ना, जैसे शॉपिंग बैग्स भी अपने एनवायरमेंट को किस हद तक क्लीन रखना है, तो उस लिहाज से जो पाकिस्तानी है वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप बताइए, क्या क्या पाकिस्तान से बाहर क्या हालात हैं, लोग किस तरह से इस चीज को करें? आई थिंक पाकिस्तान से बाहर काफ़ी कॉन्शियस लेवल अब आ चुका है। आप अरब कंट्रीज़ में भी देखें, चाहे वो रियाद हो या दुबई हो या लंदन, जो डस्टबिन होते हैं, 3 तरह के तो डस्टबिन होते हैं पब्लिकली, और सबको ये पता है कि अच्छा भाई ग्रीन डस्टबिन है तो इसमें ये चीज़ डालनी है, रेड डस्टबिन है तो इसमें सिर्फ प्लास्टिक बॉटल डालनी है। ये अवेयरनेस काफ़ी सालों से उन्होंने इम्प्लीमेंट की और बल्कि नेसेसरी कर दी है, और लोगों पे तकरीबन फाइन लगाते हैं, कंपनीज पे स्पेशली जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनसे बहुत कूड़ा जमा होता है, वो कितनी कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करती हैं। एक कार्बन मीटर बहुत सस्ता होता है, तकरीबन 5,000 रुपए का, वो एक कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है, और एक बड़ी कंपनी के लिए आजकल जरूरी है कि वो अपना कार्बन एमिशन वो वीकली ट्रैक करें कितने होते हैं और उसे रिड्यूस करने की कोशिश करें। अब काफी डिफरेंट सॉल्यूशंस आ गई हैं, सोलर पैनल्स पाकिस्तान में बहुत जो है ना इवन घरों में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। ये सोल्यूशन सस्टेनेबल भी है, इससे लोड शेडिंग से भी हम जान छूट जाती है। तो इस तरह की चेंजेस काफी लोगों ने लिए। ये तो बताइए, पाकिस्तान में 2 चीजें जो है ना, लोड शेडिंग का वर्ड तो जो है वो अच्छी तरह से जानती होंगी आप, चाहे पाकिस्तान में नहीं भी है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। बिल्कुल, बहुत लोड शेडिंग का बहुत सुना बहुत तो बड़ा मसला अनफॉर्चुनेटली। आवाम कुछ भी कर सकती है लोड शेडिंग से बचने के लिए, आप बताइए, सही से बताइए सबको, मोटिवेट कीजिए सबको कि ताकि और किसी वजह से नहीं, चाहे कोविड का मसला नहीं है, लोड शेडिंग का मसला ज्यादा बड़ा है सबको। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लोड शेडिंग का हमें डरना भी चाहिए। आई थिंक सोलर पैनल्स लगाएं अपने घर में। अब बताओ, शुरू में महंगे लगते हैं एक इंडिविजुअल के लिए, खानदान के लिए, पर इसमें लॉन्ग टर्म आपकी बचत इतनी ज्यादा हो जाती है। आप सिर्फ आप सन पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अपनी बिजली के लिए, एक कंटिन्यूस सप्लाई आ रहा है। अब पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र दिन भी लंबा होता है, इवन विंटर्स में ऐसा नहीं है कि लंदन में सिर्फ 4 घंटे धूप रहती है या 6 घंटे धूप रहती है। अल्लाह का शुक्र पाकिस्तान में हमारे एटलीस्ट 10 घंटे तो 8 घंटे होती है डे लाइट, और वो एनर्जी जब रोजाना स्टोर होती है तो आपकी विंटर मंथ्स भी काफी काम आती है, चाहे वो हीटिंग के लिए हो या आपके टीवी के लिए या अपने रेफ्रिजरेटर के लिए। तो आई थिंक इस तरह की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अभी हम ये थोड़ी सी जो चीजें हैं वो स्टिल शायद बहुत स्लो है प्रोसेस पाकिस्तान में, जैसे अभी जो इंटू वाले भट्टे यहाँ पे ओपन होते हैं जिसमें से ब्लैक स्मोक निकल रहा होता है बहुत ज्यादा, और जब लाहौर में स्मोक बहुत ज्यादा होता है तो मेन रीजन उसी को कहा जाता है कि ये इसकी वजह से जो है एनवायरमेंट बहुत ही पोल्यूटेड हो गया है। इस पे क्यों नहीं काम हो रहा, जबकि एक चीज का पता भी चल जाता है कि ये चीज बहुत डेंजरस है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे आके वो चीज रुक कहाँ पे जाती? आई थिंक यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की डिवाइड के बारे में बात आ जाती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जैसे कि आप जानते हैं, उनकी प्रायोरिटीज हेल्थ है, डिफेंस है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक है, बट जब प्राइवेट सेक्टर आता है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नई एडवांसमेंट्स लेके आए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। जो एनर्जी रेट्रोफिट कंपनीज होती हैं जो कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं,
सोलर पैनल्स को लेके आने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आने के लिए, अपनी कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, आपका बिजली का जो बिल है उसे रिड्यूस करने के लिए, उनको हम कहते हैं एनर्जी रेट्रोफिट कंपनीज। पाकिस्तान में सप्लायर्स बहुत कम है इस चीज के, और बल्कि ये जो सोल्यूशन है एक मल्टी फैसेटेड सोल्यूशन है जो कि यूके ने रिसेंटली एक स्कीम में निकाली है जिसका नाम यूके ग्रीन होम ग्रांट्स है, और इसी का मॉडल मैंने प्रपोज किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं इसकी प्रपोज करूंगी। इससे ये होता है कि हमारे जो रेट्रोफिट कंपनीज हैं वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप करें, और हम हर घर को हम जो है ना कुछ वाउचर देते हैं, तकरीबन चाहे 5,000 रुपए हो या 10,000 रुपए हो, हर घर को मौका देते हैं कि अच्छा आप अपनी तरफ से इतने पैसे दें, हम आपको इतने पैसे देंगे, और मिलके उस एक जॉइंट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट आप बताइए आप कब आने वाली पाकिस्तान? हम बेसब्री से इंतजार करेंगे सब। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर का सोच रहे हैं कि जब अगर मार्च तक मैं आऊं तो एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम अनाउंस भी करना चाहेंगे इसको, देखते हैं इंशाल्लाह। जबरदस्त, हम आपका बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे, और हम एडवांस में आपको वार्मली वेलकम करते हैं कि आप आइए। बहुत ज्यादा जरूरत है इस अवेयरनेस की, और स्पेशली हमारी यूथ को स्टिल पाकिस्तान में, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन मीडिया में होने की वजह से बहुत ज्यादा लोगों से होता है, बहुत एक पैनिक सी सिचुएशन है, और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, किस वे में करना है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो सिस्टम है उसकी भी खराबी की वजह से आप अच्छी तरह से जानती हैं कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल बनता नहीं है गवर्नमेंट के लेवल पे भी, कि किस तरह से हमने उसको, अभी जैसे अभी आपने बात की इमरान खान साहब ने जो है ये जो एक अपनी ग्रीन पाकिस्तान उनकी कैंपेन, उसके अंदर उन्होंने कितना ज्यादा वो जो है इस चीज को प्रमोट किया, और वो बट मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं हम शायद यूज टू हो चुके हैं उस प्रीवियस बिहेवियर का और उस प्रीवियस लाइफस्टाइल का, कि जिसमें हमने वेस्ट करना है। आप क्या ये समझती हैं, अक्सर यहाँ पे आपको अगर उर्दू इतनी समझ में आती है, डंडे वाली कौम की ये डंडे से सुधरती है, ये पंगे लेती। अभी मैं पहले कॉल पे बात कर रही थी तो मैंने एक वर्ड यूज किया, पंगा, तो फिर मैंने पूछा अलीजा से कि आपको पता है ना पंगा क्या होता है? तो जो ये कहते हैं कौम ये पंगा लेने से भी बाज नहीं आती, और फिर ये कहती है डंडे वाली कौम के जब तक इनको पनिशमेंट का डर ना हो कि इनको पनिश किया जाएगा या कुछ ऐसे फाइन किए जाएंगे, ये अपनी लाइफ के अंदर वो चीजें नहीं लेके आते। तो क्या आप समझती हैं कि पहले वो चीज ठीक होने की जरूरत है? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मुझे जो सुनने से लगता है वो ये है कि ये सच है कि पाकिस्तान को वाकई में हमें जो ना स्ट्रिक्टली हमारी कम्युनिटी को हमें मॉनिटर करना पड़ता है, थ्रेट देनी पड़ती है कि भाई फाइन लगाएंगे, ये होगा। जैसे कि आप कोविड की जब हम सेकंड रिस्पॉन्स है, जैसे कि आपने देखा था कि जब गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिए थे सारे मेजर्स की दुकानें नहीं खुलेंगी, मॉल्स नहीं खुलेंगे, शादियां नहीं होंगी, सब हो रहा था। फिर जब पुलिस ने छापा मारा, फिर फाइन्स लगे, फिर लोगों को डर बैठा, फिर उसके बाद फॉर नेक्स्ट दिन ही जो ना लोग घर पे बैठे रहे। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू है, पाकिस्तानियों को काफी निडर है, और ये निडरनी कुछ ज्यादा ही हो जाती है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और सीरियसली कोरोना से ज्यादा लोड शेडिंग का डर है, कोरोना से ज्यादा इन चीजों का डर है। तो आपको देख के जितने प्यार से आप समझा रही हैं सबको समझ आएगी, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मलीजा से बातें करवाएं कि ताकि वाकई में जरूरत है। हम नहीं चाहते कि जल्दी जल्दी से जो है, अभी एक टाइम था हमारी लाइफ में कि पानी जो है सिर्फ कराची की हद तक या सिंध की हद तक, अब वो असरात हमें पंजाब में नजर आना शुरू हो गए हैं बहुत ज्यादा, लाहौर में इवन। ये क्योंकि मैं अभी इस टाइम लाहौर में हूँ, लाहौर का जो सारा है एनवायरमेंट वो काफी हद तक पोल्यूटेड भी हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। सेकेंडली यहाँ पे पानी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैं अब ये चाहूंगी कि आप पिन पॉइंट जो सिंपल वर्ड्स में हमारे लोगों को ये बताएं कि सबसे पहले जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वो क्या करने, क्योंकि हम आई थिंक अगर मैं राइट हूँ हम डेंजर जोन में इन हो चुके हैं, हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है बट हम उस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। अब वो जो होता है ना कि वो अब वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो अगर अभी भी इस चीज को रियलाइज करके और वो अपनी जो है जो अपनी क्या क्या आप कह लेंगे जो अपनी हमारी इम्प्लीमेंटेशन है उस पे अगर हम नहीं आएंगे, हम जो अपने प्रैक्टिकली उस चीज को नहीं करेंगे तब तक ये क्योंकि ज्यादा अब काम खराब हो रहा है। तो अब बताइए सबसे पहले कि पहला स्टेप क्या लेना है लोगों को पर्सनली खुद, किस चीज के हवाले से मेनली? क्लाइमेट, देखिए ये जो कोविड के हवाले से भी, बट उसके अलावा क्योंकि देखिए अभी कोविड का तो सेकंड वेव अभी हम सुन रहे हैं, स्मोक बहुत पहले से
कोविड वाली सिम्टम, मुझे स्मोग में भी लोगों की कोविड वाली सिम्टम्स लग रहे थे। क्या था वो, वही उसी तरह से जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी, देन कफ है, उसी तरह से फीवर हो रहे हैं। इवन मैंने बहुत बुरे बुरे हाल में देखा लोगों को, क्योंकि मुझे सम टाइम देख के लगता था कि मे बी ये कोविड पेशेंट है, जिस बुरे हाल में वो स्मोक की वजह से पहुंच चुके थे। तो ये जो है स्मोक का एक एलिमेंट पिछले 2-3 साल से है, बट अब की बार तो उसका बहुत ही इतना बड़ा उसका झटका सबके लिए था कि सबके, इवन मैं भी इफेक्टेड हो गई थी। मेरा जितना बोलने वाला काम है, तो इसके I can imagine. आई थिंक ये आप सही कह रही है। एक सिम्टम्स हैं, चाहे वो पोल्यूशन की वजह से हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से, कोविड की वजह से या फ्लू की वजह से, बहुत सिमिलर है। यू नो, अगर खांसी हो गई या आपको फीवर हो गया, हम कहते हैं हॉस्पिटल जाओ, कोविड टेस्ट करवाओ। बट ये प्रैक्टिकली एक जो ना एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कितने लोगों को हम भेजें कोविड टेस्ट करवाने, इसमें पैसे भी लगते हैं, किसी के पास गाड़ी नहीं होती, आप आइसोलेट करके थोड़ी जा सकते हैं। और स्पेशली जब हमें पता है कि पाकिस्तान में फ्लू एक सीजनल बीमारी है, स्मॉग एक सीजनल बीमारी है, जिससे लोगों को सिम्टम्स होते रहते हैं। तो हमें एक टेलर्ड सोल्यूशन बतानी हो कि स्पेसिफिकली कि अच्छा अगर आपको एक ये सिम्टम हुआ या इतना परसेंटेज फीवर हुआ, इतने दिन लगे, हमें स्पेसिफिकली बताना चाहिए। और अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें आई थिंक लॉन्च करने चाहिए, स्पेशली सिटी से बाहर, जो कि छोटे छोटे विलेजेस होते हैं। और इस तरह के इनिशिएटिव शुरू भी किया है मेरे काउंटर पार्ट्स ने थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। आई थिंक जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप बताएं आपके पास जो है ना लॉस ऑफ टेस्ट है कि नहीं, आप अब चख सकते हैं अपने खाने को, आप जबान से आपको टेस्ट अभी भी समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोविड है मोस्ट लाइकली। अब कोविड का मतलब ये नहीं है कि आपकी तबीयत एकदम से खराब हो जाए, उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, हर किसी का डिफरेंट इम्यून सिस्टम होता है, डिफरेंट अंडरलाइंग कंडीशंस होती हैं। काफी पाकिस्तानियों को एनीमिया है, आयरन की कमी होती है, तो इससे ये होता है कि जल्दी जल्दी से काफी लग जाता है उन्हें। ये वाली चीज जो अनीमिया, ये मैं चाहूंगी आप डिस्कस करें थोड़ा सा। अनीमिक जो पेशेंट्स हैं वो इस ड्यूरेशन में खुद को कैसे मैनेज करें, ये एक बड़ी चीज है। विटामिन डी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। विटामिन डी, आपने विटामिन सी लेवल्स अप करके रखें, और सिर्फ खाने पीने से नहीं। हम चाहते हैं, फल तो हम बहुत खाते हैं, आई थिंक पाकिस्तानी, और वेजिटेबल्स भी काफ़ी खाते हैं, बट आपको फार्मेसी से सप्लीमेंट्स लेनी पड़ेंगी। ये अवेलेबल हैं पब्लिकली, आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप एक गोली भी खाएं एक दिन में, या 2 हफ्ते में आप 3 गोलियां खा लें, तो वो काफ़ी इफेक्ट करती हैं आपको। तो मैं कहती हूँ विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक, क्योंकि ये आपके इम्यून लेवल को जाके बूस्ट करती हैं और आपकी जो आयरन प्रोसेसिंग होती है उससे इंक्रीज करती है। अच्छा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से एनीमिक जो पेशेंट्स हैं वो ऑक्सीजन लेवल की कमी का शिकार होकर ब्रीथिंग डिफिकल्टी मैंने बहुत ज्यादा देखी है। और समटाइम तो यही समझा जाता है कि वो कोविड पेशेंट है बेसिकली, और उनके वो जब तक डायग्नोज होता है, एक प्रोसेस इतने लेंथी हो जाते हैं ना, देन वो खुद भी एक फेयर का शिकार, वो पैनिक हो जाते हैं और वो बहुत डर जाते हैं कि मे बी अब हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है कि बस इसके बाद जो है वो। अच्छा, अभी तो यहाँ तक आपके गोल्स हैं, और आई थिंक आप जहां तक सेट कर चुकी थी उसको बहुत अचीव भी कर चुकी हैं। आगे क्या प्लान है, आगे क्या करना है? आगे पूरी कोशिश है कि मैं इन जो मॉडल्स हैं, जो मैंने काम यूके में किया है, बहुत सपोर्ट से मैं पाकिस्तान में लेके आ सकूं। मैं काफ़ी लोगों से बातचीत करी, मुझे काफ़ी मिनिस्टर्स ने वेलकम किया है। जुल्फी बुखारी से मैं बात कर रही थी, और फवाद चौधरी साहब से, कि मैं किस तरह से प्रोग्राम उसको यहाँ लेके आऊँ। ऑब्वियसली काफ़ी प्रेशर है गवर्नमेंट फिलहाल कोविड की वजह से और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, तो इसमें थोड़ा डिले एक्सपेक्ट हो सकता है। बट मेरे ये कमिटमेंट है कि मैं ज़रूर पाकिस्तान वापस आऊँ और कंट्रीब्यूट करूँ टेंजिबली, क्योंकि वही घर है मेरे लिए और मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। अरे, हमें भी आपसे बहुत प्यार है, और आप पाकिस्तान आएंगी तो हम आपको वार्मली वेलकम यहाँ पे करेंगे। हम चाहते हैं आप पाकिस्तान आए और फिर हम आपको लाहौर की बिरयानी खिलाएं, यहाँ का फूड यहाँ का हम आपको स्मोक विटनेस करवाएं, और हम भी कहें कुछ करें। अच्छा, ये भी एक बड़ी चीज है, सब कहते हैं कि यहाँ पे एसओपीज भी फॉलो नहीं होते। यहाँ पे जैसे भी मैं बता रही हूँ कि कोविड तो एक चीज है ही जिससे पूरी दुनिया फाइट कर रही है, पोल्यूशन और स्मोक बहुत ज्यादा है यहाँ पे। स्टिल पाकिस्तान के जो लोग हैं उनने बहुत जल्दी ओवरकम किया इस डिसीज पे। पाकिस्तान को जिस तरह बिल गेट्स ने भी बड़ा हाईली अप्रिशिएट किया कि बहुत जल्दी जो है वो उसने ओवरकम किया, और देन जो है
क्या रीजन समझती हैं इसकी? ये हम मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पा रहे कि क्यों ऐसा है? क्या हमारे लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा है, या फिर जो है, या बहुत अच्छे से समझ गए कोरोना को, या फिर ये क्या हो सकता है? थिंक जो सक्सेस था वो इंटायरली गवर्नमेंट का नहीं था। काफ़ी लोग समझते कि वो गवर्नमेंट के जो मेजर्स थे उससे काम आ गए। आई थिंक जो सक्सेस था वो हमारी जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनकी स्पेसिफिक और प्रेडिक्टेबल रूटीन और लाइफस्टाइल है। जो ना ऑफिस जाते हैं, घर जाते हैं, और उनके हाइजीन जो सिटीज़ में वो कंट्रोल है। जब वो बढ़ने लगा आउट ऑफ द सिटीज़, विलेजेस में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फौरन लॉकडाउन लगा दिया, फौरन। उन्होंने डिले नहीं किया। जो यूके में मसला था वो ये था कि उन्होंने डिले लगाया, 1-2 हफ्ते उन्होंने सोचा कि भाई हम लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, इससे फर्क क्या पड़ेगा। और आई थिंक पाकिस्तान को ये फायदा था, एडवांटेज था कि उन्होंने दूसरे मुल्कों में देख लिया था कि क्या हुआ था और इसकी सोल्यूशन पोटेंशियल क्या थी। फौरन जब लॉकडाउन लगा तो एकदम से कोरोना वायरस कंटेन हो गया। और अगर यही लॉकडाउन अगर हम 1 हफ्ते बाद लगा दे या 2-3 दिन बाद लगाते तो पाकिस्तान की सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट होती, क्योंकि अगर एक बंदे को कोरोना वायरस होता है तो वो आराम से 20 लोगों को 5 मिनट के अंदर लगा देता है गुजरते हुए। वो कुछ चीज़ छुए, वो ब्रीथ भी करे। तो आई थिंक ये काफ़ी हम लकी थे इस सेंस में। और ये कि हम कंटिन्यूसली चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। फॉरेन जो रिस्पॉन्स यूनिट था गवर्नमेंट का, उन्होंने यार वतन के नाम से इस प्रोग्राम को लॉन्च भी किया, और प्रोविंशियली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर कोविड मॉनिटर करने के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि अभी हम जो कह रहे हैं सिचुएशन ऐसी है, क्या आपको लगता है कि जो लास्ट ईयर हमने एक लॉकडाउन का फेज एक्सपीरियंस किया, अगेन हम वही एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं? अभी इस टाइम क्या सिचुएशन है, जरूरत पड़ेगी उस तरह के स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की? आई थिंक ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ रहा है और वायरसेस को सर्दी बहुत पसंद है। वो उस सर्दी के मौसम ही में उन्हें वो कंडीशंस मिलती हैं जिसमें वो आराम से हमारी बॉडीज़ में जाके बैठ जाते हैं और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और कोरोना वायरस इसी तरह का वायरस है जिसे कंडीशंस पसंद है। हम मिनी लॉकडाउन और स्मॉल लॉकडाउन तो लगा रहे हैं, बट मैं काफ़ी वीडियोस देख रही थी और सुन रही थी, अपने दोस्तों से बताए थे कि अभी भी नॉर्मल लाइफस्टाइल है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती इतनी स्ट्रिक्टली, हम उसे मॉनिटर नहीं कर पाते। अगर आप दुकान पे भी जाएं तो 2 मीटर का डिफरेंस आप कोई कर ही नहीं पाता, क्योंकि किसी को सेंस नहीं होता कि नहीं, अच्छा वो दुकान वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुकान वाला कहता है कि नहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसी चीज में वो गुम हो जाता है। तो आई यहाँ थिंक पे अगर सोशल डिस्टेंस रखा जाता है या मास्क वेयर किए जाते हैं तो वो इस वजह से कि हमें मॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री होनी चाहिए, वो उसके लिए होता है कोरोना के डर की वजह से, क्योंकि अब जो है मेजॉरिटी वाकई इसको इतना सीरियस नहीं ले रही, और जो आई थिंक 50-60% लोग हैं उनकी वजह से बाकी जो 40% लोग सफर करते हैं, इंग्लिश वाला सफर, उर्दू वाला नहीं वो उस सफरिंग कंडीशन में आ जाते हैं, बिकॉज वो उनके, अच्छा ये एक जो है कोविड से जो है बचाव के लिए लॉकडाउन हो जाएगा, और वो इकोनॉमी का जो एक लॉस है, आप क्या समझती हैं इसको ओवरकम फिर कैसे किया जाएगा? और ये वो जो कहते हैं ना, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो वाली चीजें हो जाती हैं कि अगर यहाँ से बच जाएंगे तो वहां से वो चीज खराब हो जाएगी, और वहां से ठीक होगा तो वहां से खराब हो जाएगा। इससे कैसे निकले? ज्यादा जो टेंशन है लोगों को वो इसी ने दी हुई है। अगर आप पाकिस्तान का सिचुएशन देखें तो ज्यादा टेंशन में इसीलिए हैं लोग। इस पे कैसे काबू पाए? आई थिंक एक बैलेंस की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को हौसला रखना है इस वक्त कि अगर हम अभी ड्रास्टिक मेजर्स लें और लॉकडाउन करें, और हाँ ये आपकी जो ना ऑब्वियसली आपकी हाउसहोल्ड इनकम को इफेक्ट करती है कि आप जॉब पे नहीं जा सकते। अगर आप कोविड टेस्ट के लिए बैठ गए, आपको आइसोलेट करना पड़ता है, आपकी जो ना काफ़ी दिनों की रकम निकल जाती है, आप घर कैसे चलाएं? ये बिल्कुल सही कंसर्न्स है, और यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो आके तसल्ली दें। जैसे कि यूके में सिस्टम है जो कोविड टेस्ट कराते हैं उन्हें वो कुछ मिनिमम इनकम देते हैं, फुली कॉम्पनसेट तो नहीं करती, बट ये होता है कि लोगों को एलिजिबल करते हैं, और इस तरह के फंड्स अवेलेबल होने चाहिए आई थिंक उन लो इनकम हाउसेस वाले के लिए स्पेशली। बट आई थिंक ये एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है, और इस टेम्प्रेरी सिचुएशन को हम जितने जल्दी कंट्रोल करें उतनी ही जल्दी हम एक नॉर्मलिटी रिज्यूम कर सकते हैं। डिफरेंट PhD रिसर्चर्स यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो यूके में है वो पैंडेमिक फरवरी तक खत्म हो जाएगा या मार्च तक खत्म हो जाएगा। जो हम देख रहे हैं कि किस तरह वेव ऊपर जा रही
रही थी पर नीचे आ गई है, और यही पैटर्न पाकिस्तान में फॉलो होगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये विद इन कंट्रोल होगा, बट हमें कोऑपरेट करना होगा एसओपीज के साथ। हम उम्मीद कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तक जो कोशिश हो रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि ये ठीक है? सेटिस्फाइड हैं, बिल्कुल ठीक हो रहा है, जितनी कोशिशें हो रही हैं? पाकिस्तान में या दुनिया भर में? मैं चाहूंगी कि आप दोनों बताइए ताकि हमें पता चले कि क्या जो है सबको जरूरत है इस मोड में आने की, या सिर्फ हम जो हैं पाकिस्तानी वो थोड़े डिफरेंट चल रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तानी थोड़े डिफरेंट चल रहे हैं, ये सही है। और बाकी जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, उसमें से 20% या 30% पॉपुलेशन है, उसे भी कंट्रोल कर जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनका कंट्रोल ज़्यादा, इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। हम जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफ़ी सुन रहे हैं कि वहाँ पे कोविड केसेस बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। ये सच नहीं है, ऑब्वियसली कुछ केसेस होते रहते हैं, बट गवर्नमेंट उसे रिपोर्ट नहीं करती, मीडिया में नहीं डालती, क्योंकि वो चाहते हैं कि पैनिक नहीं मचे। उनका डिफरेंट फॉर्म है कंट्रोल करने के लिए। बट किसी को जब भी फोन कोविड टेस्ट होता है, पॉजिटिव होता है, तो गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, ना कि उन्हें डराती है कि नहीं आप जना आपकी इनकम चली गई, आपका वो हो गया, आप किसी से मिल नहीं सकते। एक असेसमेंट करती है हर घर का कि उनके पास एक सेपरेट रूम है कि नहीं, अगर नहीं है गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करती है। आई थिंक डिफरेंट कंट्रीज में ऑब्वियसली डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन के लिए। जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान में जो रिलायंस है वो 95% प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में है, जिनके पास वो कोविड किट्स हैं, जिनके पास वो रूम्स हैं, प्रॉपर वेंटिलेटर्स हैं, और कैपेसिटी भी है कि वो रोजाना तकरीबन 200 लोगों को देखें मिनिमम विद सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स। उनके पास स्टाफ भी इतना है, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतना प्रेशर वो नहीं ले सकते। सऊदी अरेबिया की जब जैसे बात आ जाती है या दुबई की, तो उनके पास डिफरेंट कोविड क्लिनिक्स हो गई हैं। नॉर्मल हॉस्पिटल्स में कोविड वो लोग लेते नहीं है, उनको अलाउ नहीं करते। ड्राइव थ्रू कोविड टेस्टिंग होती है, लोगों को हॉस्पिटल में आना भी नहीं पड़ता, वो सिर्फ ड्राइव करते हुए अपना कोविड टेस्ट दे देते हैं, रिजल्ट फौरन उन्हें मिल जाता है विद इन 24 आवर्स। और पाकिस्तान बिल्कुल इस चीज को कर सकता है, जितनी जल्दी हम अपने रिजल्ट को प्रोसेस करेंगे उतनी ही जल्दी लोग प्रिकॉशंस लेंगे। अब ये भी देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये जो हमारा डिजिटल मीडिया है, सिस्टम है। जैसे अभी हम जूम से कनेक्टेड हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, अब आपने खुद से विटनेस किया है, क्या डिफरेंस है, क्या लोग कितने कनेक्टेड हैं इस सिस्टम से? क्या ये भी आप समझती हैं एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से लोग यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होने पे ज्यादा यूज टू हैं, उसके यूज टू हैं ज्यादा कि हम फिजिकली प्रेजेंट होके काम करें, जबकि पाकिस्तान से बाहर मैं समझती हूँ बहुत पहले से ये चीज शुरू हो चुकी है। जो यहाँ पे तो पाकिस्तान में लोगों ने ड्यूरिंग कोविड टाइम पीरियड एंड लॉकडाउन उसको अपनाया, बट पाकिस्तान से बाहर बहुत पहले से इस पे काम शुरू हो चुका था। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि हो सकता है हमारी जो कौम है उसका आपकी बात ज्यादा अच्छे से समझे। जी, नहीं, आई एग्री। आई थिंक हमारे पाकिस्तानियों का रिलायंस बहुत हैवी है फिजिकल प्रेजेंस में, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक जब ऑफिस में जाते हैं तो जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है उससे फ़ायदा होता है, आप काम एक साथ करते हैं, एक टीम वर्क होती है। और जो पाकिस्तान की काफ़ी इंडस्ट्रीज है उसमें ज़रूरी होता है कि जो ना आप काम पे जाएं, फिजिकली जाएं। बॉस घर पे नहीं बैठ सकता क्योंकि फिर कोई काम ही नहीं करेंगे, काम वाले भी बॉस पे रिलाई करते हैं कि वो डायरेक्शंस दें। आई थिंक जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें ये फायदा था कि ऑब्वियसली वही क्रिएटर्स हैं इन प्लेटफॉर्म्स के, चाहे वो जूम हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो या गूगल वीडियो कॉल हो, उन प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड करने में और उन सॉल्यूशंस को एक लार्ज स्केल में अवेलेबल करने के लिए। क्योंकि जैसे जूम है वो एक हम लोग जो ना 10 लोगों की पार्टी तो शेयर कर लेगी, पर एक स्कूल के लिए हमें अपग्रेड करना चाहिए सिस्टम, ज़रूरी होता है। क्योंकि 50 लोगों की अगर क्लास है तो उसे एक साथ लाना, हमारे जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो स्टेबल नहीं हो पाता, चाहे वो लोड शेडिंग की वजह से हो, चाहे वो हमारी बैंडविड्थ स्पीड हो। ये देखिए अब एक सिंपल सी बात है, ये जो मैंने अभी हमारा ये जो सेशन लेट हुआ, मुझे इसका रीजन ये समझ में आया कि अब जैसे कोई भी एरिया है, हर सिटी में एरिया वाइज उन्होंने उतने कनेक्शंस दिए होते हैं इंटरनेट के, हमारे जो नेटवर्क के अंदर होता है कि इसकी कैपेसिटी जो है 1000 है। अगर वहां पे उससे ज्यादा पीपल जो हैं वो उसके यूजेज में डिटेक्ट होते हैं तो वो उनका नेटवर्क जो है वो न्यू जो यूजर्स होते हैं उनका ड्रॉप हो जाता है। ये हमें हमारे जो है लास्ट सेशन में बता रहे थे सर। अब क्या है, मेरे साथ भी आज ये हुआ, मैं थी वहां पे और वहां पे तो नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आता, और जैसे ही मैंने अपने एरिया में बैक वापस आई हूँ नेटवर्क वापस आ गया। तो ये चीजें भी
जो एक फ्रस्ट्रेशन का रीजन बनती हैं, ये चीजें भी आपके पैनिक होने का रीजन बनती हैं कि जिस चीज से आपने कम्युनिकेट करना है, छोटी छोटी सी बातें हैं, मे बी छोटी छोटी सी चीजें हैं कि जिनके आई थिंक समटाइम मैं कहती हूँ कि चीज के होने, वो एक काम हमने करना है, उससे ज्यादा जरूरी क्या ये नहीं होता कि क्या नहीं करना। मैं ये भी चाहूंगी, आप बताएं अलीजा कि ये तो एक स्टेप होगा कि हमने ये करना है, ये करना है। आई थिंक बहुत से स्टेप ऐसे हैं कि जिनको ना करने से भी हम बचे रहेंगे। मैं चाहूंगी वो भी आप स्टेप बताइए कि ये नहीं करना है और ये नहीं करना और ये नहीं करना, वो भी बताइए। आई थिंक कोविड के हिसाब से बहुत ऐसी चीजें जो हमें नहीं करना फौरन बहुत जरूरी है। अपने मॉल्स नहीं जाना, रेस्टोरेंट्स नहीं जाना, शादियां बड़े पैमाने में नहीं करनी, शादियां रोक दें, पोस्टपोन कर दें। बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही जो एक्टिविटीज़ मैंने जो 3 एक्टिविटीज़ बताई हैं वो मेन एक्टिविटीज़ है पाकिस्तानियों के। हमें बहुत शौक है बाहर जाके खाना खाने के लिए, और बिल्कुल मैं समझती हूँ हमारा खाना बहुत अच्छा है, वो अच्छा लगता है लोगों से मिलना। बट ये जो 3 मेन गैदरिंग्स हैं, इसमें जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है, ट्रांसमिशन रेट, वो सबसे हाईएस्ट होती है, और इसमें बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जो ना इवन पुलिस इन्फोर्स नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इन्फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास भी कमिटेड वर्क फोर्स है। तो मैं हर पाकिस्तानी को यही कहूंगी कि जब तक आपने कोविड खुद ही एक्सपीरियंस नहीं किया या आपने किसी को क्लोजली इफेक्ट नहीं देखा, आपके लिए एक मजाक लगता है, एक आई थिंक फार सिचुएशन प्रॉब्लम लगती है। बट आप उस वक्त का इंतजार नहीं करें और बहुत एहतियात करें, बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये तो अभी हमने बात कर ली कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसकी क्लीनिंग की बात करें अपने एनवायरनमेंट के लिए, उसमें भी बताइए कि क्या क्या नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा है अलीजा की बात मानेंगे सब। I hope so, inshallah. I think सबसे पहले तो I think एक recycling is a very basic step जो सब ले सकते हैं अपने घर में आराम से। इतना मुश्किल नहीं है, 3 डिफरेंट तरह के डस्टबिन ले लें। आप गूगल पे देख लें रिसाइकलिंग क्या होती है, कि आप एक डस्टबिन में आप इतनी प्लास्टिक बॉटल्स डालें, एक डस्टबिन में आप सिर्फ पेपर प्लेट्स डालें, काफ़ी चीज़ें रिसाइकल हो जाती हैं। फिर आप देखिए, कांटेक्ट करें अपनी लोकल एनर्जी प्रोवाइडर से। हम जैसे कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पे डिपेंड करते हैं मोस्टली, जो कि नेशनल एनर्जी सप्लायर है। बट आप प्राइवेट एनर्जी कंपनी से कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि सोलर पैनल्स इंस्टॉल हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो एक सोलर पैनल है वो तकरीबन 2 कमरों को बिजली पहुंचा सकता है फॉर कंटिन्यूस पीरियड, चाहे वो गर्मी हो या विंटर हो। फिर आई थिंक आ जाती है हमारे आई थिंक फैशन इंडस्ट्री के बारे में, जो ना उससे न्यू कलेक्शन आता है, हर किसी को चाहिए होता है नए कपड़े। आई थिंक कम कपड़े बनाएं, क्योंकि आखिर में वो फिर ये होता है कि जनाब तो जब फेंकते हैं तो उसका जो वजन होता है वो एनवायरनमेंट पे होता है। तो हमें जरूरत नहीं इतने ज्यादा कपड़ों की। आई थिंक थोड़ा कॉन्शियसली चलें। ये एक बिग चेंज है, इट्स अ बिग आस्क बट डेफिनेटली वर्थ इट। मैं खुद फैशन डिजाइनर हूँ, बट मैं एग्री करूंगी जो कह रही हैं अलीजा, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप टू मच एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हम सब जानते हैं। देन फिर हम क्यों उस एक्सेस में चले जाते हैं। म्याना रवि से काम लें तो सब चीजें अच्छी होती हैं, फिर चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो। अलीजा, यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि हम जो है थोड़े से कमेंट्स ऐड करते हैं, पर यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है वही अगेन, क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड है तो मैं कमेंट नहीं पढ़ रही। काइंडली मुझे मोबाइल दीजिएगा ताकि मैं वहां से जो है रीड करके कमेंट्स जो है ऐड करूं। ये देखिए, ये थोड़ा सा अगेन इशू ये हो रहा है कि इसके साथ हमारे लाइव सेशन के साथ यहाँ पे मैं वो ओपन नहीं कर पा रही। ये देखिए, अब मैं, अच्छा जी, हाउ टू कंट्रोल स्मोक, जी बताइए स्मोक को कैसे कंट्रोल किया। I think काफी basic measures. I think number 1, drive less. हम जैसे कि कह रहे हैं कोविड के दौरान हमने देखा कि हम टेक्नोलॉजिकल solutions पे और ऑनलाइन काम पे काफी डिपेंड कर रहे हैं, तो इसमें ड्राइव करने की जरूरत कम और कम पड़ेगी। तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट सोल्यूशन। लाहौर में जो काफी कितनी कार्स हैं, अगर कम और लोग जो है इस पर रिलाई करें, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या प्रोफेशनल्स, तो इसमें काफ़ी परसेंटेज एटलीस्ट 20% स्मोक रिड्यूस हो जाएगी। फिर अपनी कार्स अगर आप चला भी रहे हैं तो उसकी सर्विस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपने ऑयल से चेंज नहीं किया, उसकी जो कार्बन एमिशंस निकलती हैं, जिससे पोल्यूशन निकलती है एक ड्राइव में, वो काफ़ी फ़र्क पैदा करती है। फिर ये कि जब आप पेट्रोल भरते हैं या गैस भरते हैं, ड्यूरिंग द डे इज़ इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द नाइट। वो इसलिए क्योंकि जो डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट गैसेस की, वो डिफर करती हैं दिन वर्सेस रात पे।
फिर है कि अवॉइड गैस पावर्ड यार्ड इक्विपमेंट्स, जैसे कि लॉन मोअर्स होते हैं, वो हम जानते हैं कि वो काफ़ी हद से मैकेनिकल होते हैं, बट जो हमारे फार्म्स होते हैं वहाँ पे ट्रैक्टर सारे जो है वो गैस पावर्ड होते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी कॉमन हो गए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स भी आई थिंक उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और आई थिंक लाहौर के लिए स्पेसिफिकली ये सॉल्यूशंस काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट लाएंगी। बिल्कुल। और जब आप ये इतना काम करें अलीज़ा, तो मैं चाहूंगी कि आप जब यहाँ का गवर्नमेंट के पर्सन्स के साथ इंटरेक्ट करें, उन तक एक बात ये भी जरूर पहुंचाइएगा कि यहाँ पे जैसे हमने बात की इलेक्ट्रिक की या सोलर पैनल की और इस तरह की सब चीजों की, कि ऐसे आलात जो कि इतना ज्यादा स्मोक का बायस नहीं बनते हैं, पर यहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट है और उन तक एक्सेस भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो इतने ज्यादा हाई उनकी प्राइस होती है कि वो इजीली जो है वो बाय नहीं किए जा सकते, और जबकि ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन हो तो उन तक हमारी एक्सेस और उनका अवेलेबल होना भी इजी किया जाए, ताकि तभी अगर इन्वायरमेंट को इस हद तक क्लीन रखने की जरूरत है और इतनी बीमारियों से बचने की, तो उस साइड पे आई थिंक वही बात है कि वो एक चेन है, जो कि वो ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें भी ठीक होगी। तो क्या आपकी कभी इस बारे में बात हुई किसी हमारे इधर यहाँ के गवर्नमेंट के जो यहाँ के पर्सन हैं उनसे? फिलहाल इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, बट आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, उस बात को मैं ज़रूर याद रखूंगी एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है कि हम पाकिस्तानियों की राय लें। जितने लोग बाहर से आते हैं वो तो अपनी सॉल्यूशंस बता सकते हैं, पर हमें पाकिस्तानियों ही से पूछना चाहिए कि उनकी क्या कंसर्न्स है डे टू डे, और अगर हम कोई सॉल्यूशन बता भी रहे हैं तो उनकी राय बहुत ज़रूरी है कि उन्हें उसमें क्या मुश्किलात पैदा होंगी, वो कर भी सकते हैं, एक्सेस कर भी सकते हैं कि नहीं। और मैं इस पे बहुत यकीन रखती हूँ कि कोई सॉल्यूशन नहीं होती जब तक आप उन लोगों से आप जो ना वो नहीं करते, राय नहीं लेते जो जिसके लिए सोल्यूशन है। तो उस टारगेट पॉपुलेशन को हमें कंसल्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह उनके लिए हम एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और भी यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि हम इन सब चीजों में उस ऐसी कम्युनिटी को भूल जाते हैं जो कि हैंडीकैप हैं, जो कि किसी भी तरह की ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार है। उनमें से बहुत से लोग व्हील चेयर्स पे हैं और वो उनकी एक्सेस ही बहुत सी चीजों तक नहीं है, उनके पास ऐसे सिस्टम नहीं है, व्हीकल्स नहीं है जिनसे वो जो है कहीं पे जा सकें, आ सकें, और वो सब चीजें वो भी हमारे इन्वायरमेंट का एक जो है मेजर पार्ट प्ले होता है कि जब उनके पास ऐसी चीजें नहीं होंगी। हमारी यहाँ पे कम्युनिटी का आप समझें कि 30% लोग हैं जो कि हैंडीकैप हैं, तो हम उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी भी हवाले से। उनका बहुत बड़ा किरदार है हमारे इस एनवायरमेंट में, इसमें तो आप जब इतनी आवाज उठा रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप उनको भी माइंड में रखें। उनकी एक्सेस नहीं है बहुत सी जगहों तक, तो ये मैं चाहूंगी कि जब भी हम इस तरह की बात करें और जब हम बात करें अपने इस माहौल की, क्योंकि देखें उन लोगों के पास इतनी एक्सेस नहीं है, हॉस्पिटल्स तक नहीं है, वो जो है इस तरह की वो उनके पास प्लेसेस नहीं है कि वो उसको किस तरह से एक डिस्टेंस पे रख सकें। अगर एक पर्सन है वो व्हील चेयर यूजर है और देन उसके साथ अटेंडेंट भी है, तो उनको एक स्पेस चाहिए खुद वहां पे रहने के लिए भी, उनको मूव करने के लिए भी। अगर ऐसा पर्सन और वो किसी भी तरह से इन्फेक्टेड है, लाइक कोविड पेशेंट है, उसके लिए मूव करना, उसके लिए रहना, वो सेल्फ कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम है, जबकि उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ये मैं चाहूंगी कि जब आप इस सब चीजों पे कर रही हैं तो ये भी थोड़ा सा पार्ट अपने माइंड में रखें कि उन लोगों के लिए भी एक्सेस इजी हो ट्रांसपोर्ट के लिए। देन ये जो हम बात कर रहे हैं स्पेशली अपने जो क्लाइमेट के चेंज में, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, तो ये आप जरूर माइंड में रखिए। बिल्कुल है, बहुत सही कह रही हैं। आई थिंक डिसेबल पॉपुलेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी हम इग्नोर कर देते हैं। और आई थिंक इवन डे टू डे जो चेंजेस हैं वो सिर्फ क्लाइमेट को रिलेटेड नहीं, बल्कि जो उनका डेली ट्रांसपोर्ट है, चाहे उन्हें पैदल चलना हो या ब्रिज क्रॉस करना हो, इसमें हमें ख्याल रखना चाहिए। और आई थिंक ये अवेयरनेस वेस्टर्न ममालिक में काफ़ी हद तक है और मुश्किल नहीं है, हम बहुत आसानी से इसे अडॉप्ट कर सकते हैं, पेडिस्ट्राइज कर सकते हैं अपने रोड्स को। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और अभी जैसे अभी हम कोविड की बात करें, बहुत से मैंने ऐसे पर्सन देखे, मेरा इंटरेक्शन होता है, जो कि कोविड पॉजिटिव थे और उनके लिए हॉस्पिटल जाना रहना और वो बहुत सी एक मेजर कम्युनिटी को इन्फेक्टेड करने का रीजन भी बने थे यहाँ पे। तो इस हवाले से जो है मैंने खुद जब विटनेस किया तो मेरे माइंड में आया कि आज आप हमारे साथ हैं तो हम जरूर इस चीज को भी पॉइंट आउट करें कि हम कितनी इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसको हम मिस कर जाते हैं, कि ऑब्वियसली वो उनका सोशल डिस्टेंस भी नहीं है और वो चीजें और वो इन्फेक्टेड और जो उनके साथ अटेंडेंट हैं
वो उनके साथ हैं और देन वो जब जाएंगे वापस तो वो एक सर्कल एक ऐसा बनता है कि इन्फेक्टेड होते होते सब हो जाते हैं। अलीज़े, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मैं चाह रही हूँ उस पर बात करना चाहूँ, बट हमारे जो सेशन का टाइम है वो एंडिंग पे आ रहा है। मैं ये चाहूंगी कि आपसे हम अगेन भी एक दिन रखें और हम जरा एक डिफरेंट एंगल से आपसे बात करें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करना। और जैसे अब आप वहां से हैं और आप एक डिफरेंस फील करती हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है, तो क्या ही बेटर हो कि हम वो चीजें सीख सकें, बजाय इसके कि वो उस चीज से गो थ्रू करने के बाद और उससे मुतासिर होके और देन हम उसके बारे में कुछ सोचें, काम करें। जो पहले हैं प्रिकॉशन मेयर्स वो हम पहले से क्यों ना जान लें और उसके बारे में पहले से ही काम शुरू कर दें। यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप लास्ट में एक समराइज्ड मैसेज हमारे देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान की आवाम मैं आपको बहुत चाहती हूँ और मेरी आपका एडवाइस है कि आप कोरोना को बहुत सीरियसली ट्रीट करें, क्योंकि ये एक बीमारी बहुत बुरी बीमारी हो सकती है। मेरी अम्मी खुद एक डॉक्टर है, हम कोविड पेशेंट्स को देखते हैं और हम अपनी आंखों से देख चुके हैं कि हर बंदा, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी एथनिसिटी, किसी भी ममालिक से, वो वेंटिलेटर तक पहुंच चुके हैं इस बीमारी की वजह से। आप ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो SOPs है, आपने हैंड सैनिटाइजर यूज करने की, फेस मास्क पहनने की, इसको सीरियसली लें। और जहां तक क्लाइमेट चेंज का सवाल है वो कोविड से भी रिलेटेड है, बट वो ये दोनों हैंड इन हैंड प्रॉब्लम्स हैं और इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफस्टाइल में अपनी चेंजेस इम्प्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अलीजा। और हम बहुत बेसब्री से इंतजार करें, कैलेंडर मार्क कर लीजिए, मार्च में आने वाली हैं अलीजा पाकिस्तान, और हम फिर यहाँ इंशाल्लाह। पे जो है अलीजा को खूब इनको मजा करवाएंगे और हम इनको हर वो चीज टेस्ट करवाएंगे। स्ट्रीट फूड के बारे में आपने सुना होगा ना यहाँ की, हम वो आपको सब एक्सपीरियंस करवाएंगे। आपका बेसब्री से इंतजार है अलीजा, थैंक यू सो मच। आप सब देखने वालों के लिए आई थिंक आज का सेशन बहुत यूजफुल रहा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। देन हम यहाँ आपसे लेते हैं इजाजत, दिल तो नहीं कर रहा यहाँ से हम अलीजा को वापस भेजें, बट बिकॉज प्रोग्राम का टाइम एंड हो चुका है, तो आपसे हम लेते हैं इजाजत। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू लाइव शो में, एक न्यू गेस्ट के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।